हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे, जैसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके दोनों टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और जितने भी 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं उनको भी हम पढ़ चुके थे। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो डिस्टेंस के मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल होती है वो भी हम पढ़ चुके थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे: डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो डेफिनेशन है, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर्स लगाते हैं जिसकी मदद से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वो जो पावर्स जो लगाई जा रही हैं, हम उन्हीं पावर्स को उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहते हैं, डायमेंशंस। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे डेंसिटी की डायमेंशंस जाननी है, तो सबसे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मास के लिए चलो मैं m लिख देता हूँ, मास के लिए तो m लिखते हैं। फिर इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ के लिए l लिखूँगा, ब्रेथ भी एक प्रकार से लेंथ ही है तो उसके लिए भी l लिखूँगा, और हाइट के लिए भी मैं l लिखूँगा। तो इस तरीके से ये हो गया l क्यूब हो गया। ऊपर ले जाएंगे तो ये l-3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे t नहीं है इसलिए हम t⁻0 लगा देंगे, क्योंकि हम हमेशा m, l और t के फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें एम्पियर भी आ जाएगा, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस यूज़ होता है तो मोल भी आ जाता है, और जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो उसमें जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसके लिए हम केल्विन लिखते हैं तो वो भी आ जाएगा। फिलहाल हम मैकेनिक्स में MLT से ही हमारा काम चल जाता है। तो ये मास के लिए हमने m लिखा, वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों l क्यूब हो गए, इनको ऊपर ले गए तो l-3 हुआ। और क्योंकि यहाँ टाइम का कोई रोल नहीं था इसलिए हम t के पावर में 0 लगा दिए, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब कोई पूछे कि डेंसिटी की डायमेंशंस कितनी है, तो हम कहेंगे कि डेंसिटी की डायमेंशंस जो है वो मास पर 1, लेंथ पर -3 और टाइम पे 0, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हीं पावर्स को डायमेंशंस कह रहे हैं, इन पावर्स को ही हम क्या कह रहे हैं, डायमेंशंस कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, ये डेंसिटी की डायमेंशंस है, मास पर 1, लेंथ पर -3 और टाइम पर 0, ठीक है। डेंसिटी की डायमेंशंस है। और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हुआ है उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला की डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये MLT जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मास, लेंथ, टाइम, ठीक। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के प्रॉपर पावर्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। डेंसिटी को बनाने के लिए आपको m में 1 पावर लगाना पड़ा, l में -3 पावर लगाना पड़ा, t में 0 पावर लगाना पड़ा। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कुछ प्रॉपर पावर्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है तो जो फॉर्मूला बनकर सामने आता है, ये फॉर्मूला बनकर आपके सामने आया है, यही उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला आपको ये बताता है कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज़
के मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन द्वारा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, उसमें कितनी फिजिकल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और उनका कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है, कितनी उसमें पावर्स रहेंगी, तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ करके जब फॉर्मूला तैयार होता है तब हम उस फॉर्मूले को कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आज हम देखेंगे। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थोड़ा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कितनी होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। किनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़? जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं और इनकी मदद से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिराइव किया जाता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं यहाँ लिख के रखा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। वैसे मैंने समझाने के लिए समझा दिया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के प्रॉपर एक्सपोनेंट्स द्वारा यानी कि प्रॉपर पावर्स लगा करके उसको एक्सप्रेस करते हैं तो जो फॉर्मूला तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे भी वही लिखा है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि इसमें भी वही बात लिखी है कि किस तरीके से और कितनी फिजिकल फंडामेंटल किस तरीके से और कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला तैयार कर पाते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन तैयार होगा वही उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। ये जैसे ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। कोई अगर कहेगा कि भाई आप एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया बता दो, तो हम उसको कैसे करेंगे? एरिया मतलब क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया यानी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। लेंथ मतलब एल, उसका सिंबल जो लिखते हैं हम लोग कैपिटल एल लिखते हैं। ब्रेथ भी एक प्रकार से लेंथ ही है। बस आप देख लीजिए ना, इसमें बताओ ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। जो बड़ी लंबाई रहती है उसको लंबाई कह देते हैं, जो छोटी लंबाई है उसको चौड़ाई कह देते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। आखिर दोनों के लिए हम सिंबल एल लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एम भी नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए, टी भी नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। वॉल्यूम लिखना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना, तीनों के लिए एल लिखना, एल क्यूब हो जाएगा, एम और टी नहीं रहेंगे इसलिए 0 0 लगा देना। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m0 L⁻³ T0। तो ये डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? तो कुछ भी नहीं है, आप डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिख दीजिए, तो वो हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मेरे को स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले मेरे को इसका डायमेंशनल फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ हो गया, टाइम यानी टी हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो LT-1 हो जाएगा। m नहीं है इसलिए m 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये स्पीड हो गया, ये ब्रैकेट लगा दिए और उधर भी ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये बन गया आपका स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन। यानी डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए हमको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और राइट साइड में उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इस तरीके से हमारा उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन तैयार हो गया। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। डायमेंशंस किनको बोलते हैं? जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के प्रॉपर एक्सपोनेंट द्वारा या प्रॉपर पावर्स
के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, तो उन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। और इस तरीके से जो फॉर्मूला तैयार होता है हम उसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। और हम अगर उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, तो हम उसको डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमारे फिजिक्स में काफ़ी इस्तेमाल होंगे, और कुछ उसमें से 11th में यूज़ होंगे, कुछ 12th में यूज़ होंगे, और कुछ एक कांस्टेंट जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं हम उनके भी डायमेंशनल फार्मूला अभी निकालेंगे। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा कमेंट करके। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मास के लिए अगर मेरे को डायमेंशनल फार्मूला बनाना हो तो आप कहेंगे सर मास तो अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के लिए हम क्या लिखते हैं, m लिख देते हैं। ठीक है, l और t नहीं है तो आप l के पावर 0 और t के पावर 0 लगा दीजिए। ठीक, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। टाइम के लिए लिखना हो तो आप t लिख दीजिए, m और l नहीं है तो आप 0 0 लगा दीजिए। लेंथ के लिए लिखना हो तो आप लेंथ के लिए l लिख दीजिए। ठीक है, m नहीं है और t नहीं है तो उनके पावर में 0 लगा दीजिए। और इसका अगर आपको ये यूनिट लिखना है, यूनिट, तो मास के लिए यूनिट किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, SB या सेकंड ऐसे लिख देते हैं। चलिए, लेंथ के लिए L तो मीटर, ये सब ऐसा ही यूनिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एरिया का अभी अपन देखे थे, एरिया का, वॉल्यूम का देख लेते हैं। चलो, वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों हो जाएगा L L L। ठीक है, तो ये हो जाएगा L क्यूब। M और T नहीं है तो M0 T0। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर से, तो मीटर के पावर में 3, तो मीटर क्यूब हो गया इसका यूनिट। ठीक है, M और T जिसके पावर में 0 है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो वॉल्यूम हो गया। उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यानी होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे टाइम पीरियड क्या होता है। जब भी कोई सर्कुलर, जैसे हम सर्कुलर मोशन के रेफरेंस में देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसको एक चक्र यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये है तो एक टाइम ही, इसलिए हम उसको 1/t लिखेंगे। ऊपर चढ़ेगा तो ये हो जाएगा T इनवर्स। M और L नहीं है तो यहाँ पे 0 0, L को बीच में लिखते हैं, L 0। ठीक है, हमेशा M L T का ऑर्डर रहना चाहिए, तो M0 L0 T इनवर्स। ठीक है, ये सब को आप ऐसे इसमें बंद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अच्छे से एक्सप्रेशन हो गया इसका। अच्छा, इसका अब हम यूनिट देखें तो T को हम लोग किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, तो 1/सेकंड हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, S इनवर्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो या फ्रीक्वेंसी का और एक यूनिट होता है, वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज भी होता है एक यूनिट फ्रीक्वेंसी का, या फिर आप सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं क्योंकि T नीचे में है और T को हम सेकंड में मेज़र करते हैं, तो 1/सेकंड यानी हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट देख लिए। और देखते हैं बहुत सारी क्वांटिटीज़ को अभी हम समझेंगे। चलिए देखते हैं डेंसिटी का भी मैं आपको बताया था। मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। मास को m से मेज़र करेंगे, वॉल्यूम का ये देखो यहाँ पे ये लिखा है L क्यूब, तो ये हो जाएगा L क्यूब M L -3 T0 हो जाएगा, क्योंकि L क्यूब को अपन ऊपर चढ़ाएंगे तो अब इसका अपन यूनिट देखते हैं। तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका यूनिट, तो मास को अपन मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और लेंथ के लिए मीटर, तो मीटर रेज़ टू द पावर -3।
तो ये ऐसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, माइनस पावर है ना तो हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड को, चलो देखते हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T, LT माइनस 1, M नहीं हो तो 0 हो जाएगा। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? लेंथ के लिए मीटर लिखेंगे, समय के लिए लिखेंगे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या ऊपर चढ़ाओगे आप तो मीटर S-1 यानी कि पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ही पढ़ेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो स्पीड में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, वेलोसिटी का क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये भी एक डिस्टेंस ही है, इसलिए हम उसको लेंथ लिखेंगे। ये सब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये अगर आप इनमें से कुछ के बारे में जानते होंगे और कुछ के बारे में नहीं जानते होंगे, तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी, अभी आप केवल फार्मूला पर ध्यान दीजिए, और ये कैसे डायमेंशनल फार्मूला इसका तैयार किया जा रहा है आप उसको देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने L लिखा, टाइम के लिए T लिखा, सेम बनेगा m0 L T-1, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी के बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी का आपने बना चुका है यहाँ पे LT-1, m0 को मैं नहीं भी लिख रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा, लिखो ना लिखो चलेगा। ठीक है, एक बार और टाइम नीचे लिख दो, तो T-1 है, एक T⁻1 है, ये ऊपर और चढ़ेगा तो हो जाएगा LT-2, और ये हो जाएगा m0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो m0 LT-2, ये पावर 1 ऊपर चढ़ेगा, पहले से -1 है तो -2 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में सबको लगा दो। तो इस तरीके से आपने इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखने हैं। एक्सेलरेशन हो गया, अब अपन चलते हैं फोर्स में। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि ma होता है, F=ma, आपने सुना होगा, ये फॉर्मूला काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस फॉर्मूला है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, मास के लिए हम लिखेंगे m, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है LT-2। ठीक है, पूरा भी लिख सकते थे m0 LT-2, इतना भी लिख सकते हो। तो बताइए क्या होगा? mLT-2। ठीक है, ये फोर्स के लिए आपने डायमेंशनल फार्मूला लिख डाला। इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन, और उसका सिंबल होता है N। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया। अब वर्क का देखते, बहुत अभी कम से कम 5-6 टॉक आपको और बताऊंगा, और उसके बाद कुछ एक फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले काफ़ी फेमस और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूला हम बनाएंगे, और कुछ एक खास बात है उसको भी हम देखेंगे, ताकि ये आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, फोर्स भी हो गया। एक है आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम लिख देंगे m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला तैयार है हमारे पास, ये देखिए LT-1, तो हम लिखेंगे LT-1, तो ये हो जाएगा टोटल mLT-1, कुल मिला के ये इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मोमेंटम का भी डायमेंशनल फार्मूला लिख डाला। इसका अगर आपको यूनिट चाहिए तो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, और T-1 यानी सेकंड-1, तो किलोग्राम मीटर सेकंड-1 इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम का भी तैयार हो गया। आइए देखते हैं अगला, एक होता है अपना इम्पल्स। तो इम्पल्स किसको बोलते हैं? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत कम समय के लिए फोर्स लगता है, तो हम वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको अपन इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास तैयार है, ये देखिए नीचे mLT-2,
टाइम इंटरवल के लिए टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा MLT -1, MLT -1। देखिए यहाँ पे एक बहुत मस्त वाली बात है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं लेकिन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला एकदम सेम है। तो आपको ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेंगे, उनको आपको एक साथ इकट्ठा करके लिखना है और उनको याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं ये। तो आप पूरी लिस्ट जहाँ पे बनी होगी आपके बुक में पूरा टेबल बना होगा, उसमें से आप कौन कौन से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम है उनको आप ज़रूर चुन लेंगे और उनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पल्स का भी हो गया, सेम यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका भी यही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ मिटाता हूँ इसको। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा देखें? नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं, चलिए फोर्स का हो गया, वर्क का देख लेते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स के लिए F, डिस्प्लेसमेंट के लिए D। फोर्स का डायमेंशन। अच्छा, एक और बात मेरे को आपको बतानी है, वो ये है कि आगे आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम हमेशा पिछली फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल चुके हैं उन्हीं को रखते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाल चुका है यहाँ पे, उसी को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, कितना निकाले थे? MLT -2। डिस्प्लेसमेंट के लिए L लिख देंगे, तो L मिल के L² हो गया। ये देखिए M। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया ML2T -2। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, जिसका सिंबल है J। ठीक है, और ये भी हो गया। एनर्जी, तो एनर्जी कार्य का ही एक रूप है, वर्क का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो एनर्जी इज नथिंग बट इट इज फॉर्म ऑफ वर्क। तो इसलिए एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वर्क का है और यूनिट भी सेम होगा जूल। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। एनर्जी फिर चाहे वो कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला यही होगा ML2T -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कौन सा इसमें यूज़ होगा? वर्क। एक्चुअली ये सब जो मैं याद करते जा रहा हूँ ना, जो याद करते जा रहे हैं, फिजिक्स के हम आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सब पढ़ेंगे, तो मैं उन चैप्टर्स के नाम याद करते जा रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे को ये फिजिकल क्वांटिटीज़ याद आते जा रही हैं। चलिए, मेरे को अच्छा वाला याद आ गया। नया देखते हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इनको तो आप चिंता मत कीजिए, ये सब हम पढ़ेंगे। इन सारे सब के मैं वीडियोस बनाऊंगा, सारे चैप्टर्स के वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो चलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स के लिए F MLT -2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए L लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ML2T -2। ठीक है, देख लीजिए, फिर एक कमाल की बात आ गई हमारे पास। वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है, फिर भी दोनों में कितना फ़र्क है देखिए। बहुत बढ़िया ट्विस्ट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बहुत कमाल की बात है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, बावजूद इसके हम इसके यूनिट को लिखते हैं जूल और इसके यूनिट को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसमें से फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो ये मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर। तो फ़र्क क्या है? क्या हम वर्क की यूनिट को जो कि जूल लिखे हैं अभी, क्या हम न्यूटन मीटर नहीं लिख सकते? तो इसका आंसर है नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मोमेंट ऑफ ए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वहाँ पे वही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट से तैयार होता है, ये फोर्स और डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के वेक्टर प्रोडक्ट से तैयार होता है। और आप जानते हैं इस बात को कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एक बात थी जो आपको जानने की थी।
तो डायमेंशनल फार्मूला सेम है बट यूनिट हम अलग अलग इसका लिखते हैं। और चलिए ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है आपको अभी बताने जा रहे हैं। एक है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स को अपन टॉर्क भी कहते हैं, और एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास के लिए फिर m और डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर, t नहीं है तो 0, तो ml2 t0। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट बहुत आसान है इसका, मास के लिए आप किलोग्राम लिख दीजिए और डिस्टेंस के लिए आप मीटर लिख दीजिए, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक आपका एंगल, ठीक है। एंगल से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रेन जो है वो 3 प्रकार का होता है। हम आगे फिजिक्स में इसी साल पढ़ेंगे, यानी 11th में ही आपके सिलेबस में ये। तो 3 प्रकार का होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है और एक शेयरिंग स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा करके खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, या अगर आप प्रेशर लगाकर उसकी लंबाई को कम करते हैं, कुल मिलाकर उसके डायमेंशंस चेंज करना है, ठीक है। तो मैं लंबाई की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो जो मैं 3 प्रकार के आपको स्ट्रेन बताया उसमें से जो पहला वाला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो उसमें लेंथ में फ़र्क आता है किसी ऑब्जेक्ट में। वॉल्यूम स्ट्रेन की बात जब हम करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके या एक्सपांड करके जब उसका हम वॉल्यूम बढ़ाते या घटाते हैं तो जो चेंजेस आती है उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। और तीसरा जो बताया मैं आपको शेयरिंग स्ट्रेन, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को केवल उसके रूप को बदला जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, तो मान लीजिए बुक में केवल आप उसके यहाँ पर आप देखेंगे केवल इसके फॉर्म को मैं ऐसे करके डिफॉर्म करूँगा, ये देखो ऐसे है और ये ऐसे करूँगा, तो यहाँ पर जो जितने एंगल से ये हम इसको मोड़ेंगे उसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। देखो आपको अभी बुक सीधी नज़र आ रही है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे तो देखो मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये ऐसे, तो जितने एंगल से आप इसको मोड़ पाएंगे ना वो शेयरिंग स्ट्रेन होगा। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसका फॉर्मूला बस लिखता हूँ और उसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको बताता हूँ। तो स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला जानने के लिए हमको यहाँ पे लिखना है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या इनिशियल डायमेंशन, आप इसको लिख सकते हो। डायमेंशन में आपका जब आप लेंथ की बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम तो हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये जब आप एंगल के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, फाई एंगल करके लिखते हैं, तो वो शेयरिंग स्ट्रेन बन जाता है। खैर ठीक है। चेंज इन लेंथ, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर के लिए आप डायमेंशन के रूप में लेंथ को सोच के देखो, तो चेंज इन लेंथ मतलब आखिर लेंथ तो लेंथ ही है, और इनिशियल लेंथ के लिए भी अपन एल लिखेंगे तो एक कट जाएगा, तो एल 0 हो जाएगा। टी और एम तो वैसे भी नहीं है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे बहुत गजब की बात यह है कि तीनों की पावर यहाँ पे 0 मिल रही है। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, जिसके पास न तो मास, न तो लेंथ, न तो टाइम, किसी की भी डायमेंशन में नहीं है यहाँ पे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और अगर आप इसका यूनिट देखना चाहेंगे तो देखो ना, लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर बटे मीटर कट, तो इसलिए ना तो इसका कोई यूनिट होता है ना इसका कोई डायमेंशन होता है। एक खास बात, ऐसा ना सोचें कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस तो है लेकिन इसकी यूनिट है। चलिए देखते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। ये देखिए क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। ये एंगल, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आखिर ये भी लेंथ है, एल से लिखोगे, रेडियस को भी एल लिखोगे तो ये कट जाएगा, तो एल 0, टी 0, एम 0। तो एंगल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट इट इज़ नॉट यूनिट लेस क्वांटिटी।
एंगल का यूनिट होता है और हम उसको किससे मेज़र करते हैं, रेडियन से। मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर जाकर उसको देखेंगे। तो एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है, इसका यूनिट होता है रेडियन और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही और भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, उनमें से कुछ जैसे ये जिसकी यूनिट है और कुछ ऐसी हैं जिनकी यूनिट नहीं है। जैसे आप रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में ऊपर भी आप क्या है डेंसिटी, नीचे भी क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख के दोनों कट हो जाएंगे और MLTG 0 0 0। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने बुक्स में उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखें, उनके डायमेंशनल फार्मूला और उनकी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें समझें। अब मैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो हम उनका फार्मूला को सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला तैयार करना सीखेंगे। उसके बाद मुझे आपको कुछ एक फेमस कांस्टेंट हैं उनके भी डायमेंशनल फार्मूला बताने हैं। तो चलिए जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। कहीं भी डाउट हो तो आप बताइए ज़रूर। चलिए, तो मुझे आपको ये बताना था कि कुछ 12th से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ चार्ज, ठीक है। ये आप 10th क्लास में साइंस में पढ़ चुके हैं चार्ज, और फिर करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसे करंट क्या होता है बताइए, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T, ठीक है। तो Q की वैल्यू कैसे निकलेगी, Q इज इक्वल्स हो जाएगा IT। तो I के लिए हम लिखेंगे एम्पियर, T के लिए लिखेंगे, टाइम के लिए लिखेंगे T। तो इस तरीके से आपने चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला तैयार कर दिया। ml नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए बिंदास, और A को मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से आपने चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला तैयार कर लिया। आइए देखते हैं पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। एक्चुअली में जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़े थे तो ये है, पढ़ेंगे आप आगे या पढ़े होंगे 10th में है क्या पोटेंशियल, मेरे ख्याल से है, ठीक है, 10th के साइंस में है। तो उसमें डेफिनेशन ये है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यूनिट चार्ज को लाना है, ठीक है, इसलिए हम चार्ज से डिवाइड करते हैं ताकि जो भी हमारा वर्क डन हो वो यूनिट चार्ज के लिए निकले, और उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml2T-2, चार्ज के लिए हम AT या TA जो भी लिख सकते हो आप लिखिए, लिख दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा ml2T1 है और ये -2 है तो -3 हो जाएगा, A के पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ml2T-3 A-1 हो गया। इस तरीके से आपने पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट का हो गया। रेजिस्टेंस देखते हैं, चलिए रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो आपने ओम का नियम तो पढ़ा होगा, V=IR। तो वहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, V/I। तो V पोटेंशियल है जिसका डायमेंशनल फार्मूला आपके पास है ml2T-3 A-1, और करंट I के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर, ठीक है, करंट I के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ml2T-3 A-2। इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस का भी डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया। बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब अपन देखते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे।
तो कैपेसिटेंस यानी होता है सी, उसको लिखते हैं हम क्यू वी। क्यू वी नहीं होता, Q इक्वल सी वी होता है, तो C इक्वल Q बाई वी, सॉरी, ठीक है, Q बाई वी, C इक्वल हो गया Q बाई वी। तो Q का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 है हमारे पास, और ये V पोटेंशियल, उसका डायमेंशनल फार्मूला है mL2T-3A-1। तो सबको ऊपर चढ़ा दो, M1 है ऊपर जाकर -1, L2 ऊपर जाके -2, T-3 ऊपर जाके +3, और एक T और है भाई, तो 4 हो जाएगा भाई। A-1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ऊपर A पहले से है तो 2 हो जाएगा। तो ये आपने कैपेसिटेंस का भी डायमेंशनल फार्मूला तैयार कर दिया। चार्ज को कूलॉम से नापते हैं, ऐसा यूनिट इसका कूलॉम है, पोटेंशियल का वोल्ट है ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का ओम है, करंट का एम्पियर है, और इसका कैपेसिटेंस का क्या है, फैराड है, ठीक है। तो हो गया, ये 12th में आपको यूज़ होंगी, इनके बारे में मुझे बताना था। अब मैं आपको कुछ कांस्टेंट के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो ये आता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन का नियम आपको पता होगा कि दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस हैं m1 m2, और उनके बीच की डिस्टेंस है मान लो d, तो दोनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के, दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दो कांस्टेंट लगाएंगे, जब ये वाला साइन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो g है, जिसको अपन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। m1 m2/d² हो गया, ठीक है। तो g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f इंटू d²/m1 m2 हो जाएगा। अब देखिए फोर्स, तो फोर्स के लिए हम लिखेंगे mLT-2 d² यानी L², और m1 m2 दोनों मास हैं तो mm लिखेंगे, ये ऐसा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखो mm तो एक तो m कट जाएगा, चलो एक m बचेगा, वो ऊपर चढ़ेगा तो m -1 हो जाएगा, L और L² मिलके L3 हो जाएंगे, और T-2। तो ये आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल डाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या देखें अपन, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का देखते हैं, h से उसको हम डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एक मैं आपको मस्त वाली ट्रिक बता रहा हूँ। जिस भी किसी कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आप उस कांस्टेंट वाला कोई फार्मूला, फिजिक्स का कोई फार्मूला सोचिए। जैसे मेरे को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना था, तो मैं ऐसा कुछ फार्मूला सोचा जिसमें वो g आता हो, ताकि उस g को छोड़ के बाकी चीज़ों को मैं ट्रांसफ़र कर सकूं, g को अकेला एक तरफ रख सकूं, और सभी के डायमेंशनल फार्मूला लिख करके मैं g का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकूं। अब मुझे प्लांक कांस्टेंट का निकालना है तो मैं कुछ ऐसा फार्मूला सोचूंगा जिसमें h आता हो, और वो फार्मूला सरल ही सोचना है, कठिन नहीं सोचना है। तो देखिए E = h/ν, प्लांक्स का ही क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक्स का ही क्वांटम थ्योरी है, ठीक है। तो h की वैल्यू निकालेंगे, E/ν हो जाएगी। तो ये एनर्जी mL2T-2, E का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL2T-2, और ये फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी के लिए हमने क्या लिखा था, T-1 लिखा था। याद कीजिए फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको सबसे शुरू में बताया था। तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा mL2T-1, -1 ऊपर जाकर +1 होगा, -2 + 1 दैट इज -1। तो ये प्लांक्स कांस्टेंट का आपने डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। उसके बाद आता है आपका
गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट का उसको अपन आर से डिनोट करते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इससे मिलता जुलता एक आध फार्मूला सोचिए। तो सबसे फेमस फार्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो क्या है, पी वी इक्वल एन आर टी, आपको पता होगा। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी वी अपॉन एन टी। पी क्या है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला अपन निकाले नहीं है, चलिए उसको पहले निकाल लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, तो प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए अपन लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए लिखेंगे एल टू। तो ये हो जाएगा 2 और 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, टी माइनस टू, ठीक है। तो ये कितना आ गया सर, तो प्रेशर के लिए एम एल -1 टी माइनस टू, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे एल क्यूब, और एन जो है वो क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके लिए मैं लिखूंगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से। और टी के लिए अपन केल्विन यूज़ करेंगे, ठीक है। टी के लिए क्या यूज़ करेंगे, टी क्या है, टेम्परेचर, तो उसके लिए हम लोग केल्विन यूज़ करेंगे। तो कितना हो जाएगा जी बताइए, एम एल -1 और 3 2 टी माइनस टू के -1 मोल -1, ठीक है। ये आपका गैस कांस्टेंट का भी आपने डायमेंशनल फार्मूला निकाल डाला, ठीक है। और अपन आगे बढ़ते हैं, एक हाथ और देख लेते हैं, चलिए सोलर कांस्टेंट देखते हैं। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट किसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो एनर्जी के लिए एम एल टू टी माइनस टू, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, टाइम हो जाएगा टी, एल स्क्वायर कटेगा, एम एल 0 हो जाएगा, टी 1 है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ये, ठीक। तो इन सब हो सकता है और कुछ कांस्टेंट छूट गए हों, तो उनको आपको इन्हीं तरीक़ों से उनके डायमेंशनल फार्मूला निकालने हैं। और बाकी और भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सब के डायमेंशन फार्मूला आप निकाल के रखेंगे। ये आपका मेरी तरफ से होमवर्क है। और इस वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया और कौन कौन से डाउट आपको इसमें मतलब कौन कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, आप वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। वैसे मुझे पूरा विश्वास है और आशा भी है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी मेहनत करके तैयार किया था। तो चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आने वाले समय में काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियो, काफ़ी सारे क्या, लगभग पूरे कोर्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मैथ्स भी अपन स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स और मैथ्स तो साथ साथ चलते रहेंगे। कुछ समय बाद केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करना भी हम स्टार्ट करेंगे। सो ज़रूर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। कहीं भी डाउट हो बिंदास बेझिझक हो के आप पूछिए। और थैंक यू सो मच।